जय हिंद दोस्तों। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी आज के डेट में बुरी तरह प्रभावित है तमाम समस्याओं से। उन तमाम समस्याओं में से जो एक महत्वपूर्ण समस्या है और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि भूमंडलीय तापन, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन। ये वो दो समस्या है जिससे कि पृथ्वी पूरी तरीके से आज के डेट में प्रभावित है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन है क्या, और इसके बारे में डिटेल में कि इसका असर हमारे ऊपर क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, दरअसल आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। पृथ्वी का निर्माण जब हुआ था तो लगातार लंबे समय तक लंबी बारिश हुई और तब जाकर पृथ्वी का निर्माण हुआ, और भी बहुत सारे कारण उसके पीछे जिम्मेदार थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस वक्त पृथ्वी का तापमान जो था औसतन -18 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में था। और अब के समय में जो पृथ्वी का तापमान है वो औसतन 15 डिग्री सेल्सियस है। तो -18 से 15 डिग्री सेल्सियस प्लस में आने के पीछे जो सबसे जिम्मेदार कारण था, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हुआ धीरे धीरे, वो था सूरज। यानी वो क्या था? सोलर रेडिएशन। सूर्य के द्वारा जो आने वाला विकिरण था उसके कारण पृथ्वी जो है वो गर्म हुआ। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे है, चलिए हम उसे समझते हैं। सूर्य के द्वारा जो प्रकाश धरती पर भेजा जाता है उसका 1/3 यानी कि 1/3 जो होता है वो वापस स्पेस में लौट जाता है, यानी जहां से आता है उसी तरफ लौट जाता है। और जो 20% सोलर रेडिएशन होता है, यानी कि सूरज का जो लाइट धरती पर आता है उसका 20% भाग धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है, हवा वाला भाग होता है, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, उस वायुमंडल में यानी कि हमारे जमीन से ऊपर 15 किलोमीटर तक का जो हवा है वो 20% सोलर रेडिएशन को अपने आप में एब्जॉर्व करके रख लेता है। और इसी 20% एब्जॉर्व करने के कारण, सोलर रेडिएशन के 20% को एब्जॉर्व करने के कारण हमारा पृथ्वी -18 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि चांद पर जो है धरती लाइफ जो है वहां पर संभव क्यों नहीं है? चांद की सतह पर ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चांद पर जो है वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर दिन में जो है बेतहासा गर्मी होता है और रात के समय में बेतहासा ठंडा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर रात के समय में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। एक औसतन ठंड होता है, थोड़ा सा ठंड होता है, लेकिन इतना भी ठंड नहीं होता है कि दिन में लोग गर्मी से परेशान और रात में लोग कंबल ओढ़ के सो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो धरती है, धरती को गर्म रखा जाता है। रात के समय में जब सूरज चला भी जाता है उस वक्त जो ये 20% सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया है हवा के द्वारा, वही धरती को गर्म रखने का काम करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, धरती को गर्म करने का जो प्रोसेस होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। दरअसल जो ग्रीन हाउस होता है, आप देख सकते हैं कि शीशा का बना हुआ वो घर जो नॉर्मली नर्सरी वगैरह में लगाया जाता है, जहां पौधों को रखा जाता है, तो इस शीशा से जो सनलाइट इसके अंदर आता है वो एब्जॉर्ब रह जाता है और अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ग्रीन हाउस जो है वो धरती को गर्म रखने का काम करता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो चलिए अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। वो कौन कौन सा गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है? तो दोस्तों, सबसे पहला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस है, ये धरती को गर्म रखने में मदद करता है। मीथेन, ओजोन, O3 जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से निकलता है ओजोन में छेद करने का भी काम करता है। तो ये ओजोन, वाटर वेपर, तो ये सारा जो गैस है ये सब क्या करता है? वाटर वेपर यानी जल का जो वाष्प होता है वो, ये सब मिलके क्या करता है कि जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है, जो सूर्य के द्वारा विकिरण आता है, रेडिएशन जो सोलर होता है, उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है। और वो जो कुछ गैस है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये वो गैस है जो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आपको तो ये समझ में अब आ गया कि वो कौन कौन सा गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है। तो वो ये सभी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ये सब। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये कर पाने में असमर्थ है। चलिए, अब जो सबसे मेन टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है?
अब क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस तो पृथ्वी के भलाई के लिए था, पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता था, बहुत अच्छा था। लेकिन हुआ यह कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो फिर बड़ा परेशानी करने लगता है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो मात्रा था वो बढ़ने लगा। अब सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ग्रीन हाउस गैस का मात्रा बढ़ा, क्योंकि फैक्ट्री लगाए हम लोगों के द्वारा फैक्ट्री लगाया गया बहुत तेजी से, रिवॉल्यूशन हुआ ना। अब तक धरती पर 4 तरह का रिवॉल्यूशन हो चुका है। सबसे पहला रिवॉल्यूशन कब हुआ, जब कोयला का निर्माण हुआ। दूसरा रिवॉल्यूशन कब हुआ, जब डीजल पेट्रोल आया। तीसरा जब कंप्यूटर आया, और चौथा अभी डिजिटल वाला चल रहा है। तो जो कोयला वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ, जब पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा, फॉसिल फ्यूल हम लोग जलाने लगे, और भी इस तमाम चीजों का जब हम लोगों ने उपयोग किया, तो उसके कारण क्या हुआ कि धरती का जो तापमान था वो बढ़ना शुरू कर गया। जरूरत से ज्यादा धरती गर्म होने लगा। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये नया नाम दे दिए हम लोग। अब क्या हुआ कि 1850 के बाद 0.6 डिग्री सेल्सियस धरती का औसत तापमान बढ़ा है। ठीक है, औसत तापमान मतलब ये बहुत होता है। इतना तेजी से तापमान आज तक उसके पहले कभी नहीं बढ़ा था। और सिंपल सा बात है, क्योंकि 1850 के बाद फैक्ट्रियों की संख्या, फॉसिल फ्यूल जलाने की जो संख्या थी, उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो यह कारण रहा जो कि धरती गर्म होने लगा। ठीक है, और इसका बुरा प्रभाव भी हम लोग के ऊपर पड़ेगा। तो क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के हो जाने से हम लोगों के ऊपर कौन कौन सा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा कि वाटर लेवल जो समुद्र का होगा वो तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो समझिए उसके आसपास का जो इलाका होगा वो सारा क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, सारा डूब जाएगा। ग्लेशियर पिघलने लगेगा। ठीक है, अब ग्लेशियर क्या है, धरती का बहुत मात्रा में जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा है। जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो गर्मी देने से तो बर्फ पिघलता ही है ना, तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा। अब उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब क्या होगा कि एग्रेसिव वाटर साइकिल चलेगा, यानी तेजी से पानी ऊपर जाएगा। अब उसके कारण क्या होगा कि जहां बारिश हुआ वहां फ्लड यानी बाढ़ आ जाएगा, और जहां पर बारिश नहीं होगा वहां पर सुखाड़ आ जाएगा। अब जब सुखाड़ आएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती है, हमारा जो जंगल है, वो सब क्या होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगा। और कुछ बीमारी जो कि फैलता है, टेम्परेचर का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इस प्रकार का जो बीमारी होगा वो तेजी से फैलेगा इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, ग्लोबल वार्मिंग तो अब भी है और ये सब का असर अब भी दिखना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा पृथ्वी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और इस पृथ्वी को तबाह और बर्बाद करने के लिए जो जिम्मेदार होगा वो हम लोग खुद होंगे। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है जो हम लोगों के द्वारा क्रिएट खुद से किया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों के द्वारा बनाया गया आपदा है। तो अगर हम लोग इसे कंट्रोल नहीं किए तो पृथ्वी तबाह हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।